सर एक बार बिल्कुल, आपका रुख बिल्कुल। करते हुए, जिस तरीके से जब जानकारी सामने आई, जब खामेनी मारे गए, मतलब वो अपने उस दौरान ऑफिस में थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा ईरान का फेल्योर नहीं कहलाएगा क्या? इतनी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जैसे ही हमले शुरू हुए थे कह दिया गया था ईरान की तरफ से कि खामेनी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, तो फुल सेफ्टी में भी अगर इस तरीके से हमला हो जाता है, खामेनी की मौत हो जाती है, तो ये भी एक फेल्योर होगा कि ईरान का? क्या मेरे से पूछ रहे हैं सवाल? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, मेरे खबर के मुताबिक मेरे पास जो ताज़ा खबर, मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी, लोग जान पहचान है। जो खबर मेरे पास आ रही है, ये एक मीटिंग होने जा रहा था, जी। और मीटिंग के दौरान कोई मोसाद का कोई एलिमेंट है जो पेनिट्रेट करके आईआरजीसी के कुछ नुमाइंदों के साथ जोड़ गया था। उससे उसको खबर ये मिला, और वो खबर उसने पास किया इजराइल में। इजराइल में पास होते ही उन्होंने टारगेट जो है उसको लॉक इन करके फिर प्रिसिशन टारगेटिंग के मेथड, यानी कि टारगेटेड अटैक उन्होंने किया था। ये मेरा खबर है। ऑफिस में हो सकता है, उसी कॉम्प्लेक्स में ऑफिस हो, जी लेकिन जी वो जी। मीटिंग हो रहा था अंडरग्राउंड। एक बड़ा सा बंकर है जो करीब 1,000 1,500 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है। ऐसे जगह पे वो मीटिंग होने जा रहा था। वो मीटिंग का टाइम जो है और जगह ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, जिसकी वजह से ये खुमैनी को उन्होंने टारगेट कर पाया सक्सेसफुली। जी जहां तक अगर जी आप सर, दूसरे लौटरी राउंड में में आपके पास आएंगे। आगे तुरंत लौटरी, क्योंकि एक बड़ी खबर इस बीच में आई है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि ऐसा हमला करेंगे जो ईरान ने कभी नहीं सोचा होगा। बेहतर होगा ईरान खुद समझ जाए, ईरान पर आज ही भीषण हमला होगा। पहले आपने देखा था, ये ईरान ने कहा था कि अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे, यूएस बेस को निशाना बनाएंगे, थोड़ी देर में हम हमला करेंगे। उसके बाद जानकारी आती, हमला हुआ और 27 बेस को अमेरिका के निशाना बनाया गया। और अब ये ट्रंप कह रहे हैं कि आज ही भीषण हमला होगा ईरान पर, और ऐसा हमला होगा जो ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। बेहतर होगा ईरान खुद समझ जाए। तो बार बार एक तरीके से पेशकश की जा रही है ट्रंप की तरफ से, लेकिन अभी ईरान किसी भी कीमत पर मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैम एक बार आपका रुख करते हुए, एक तरफ तो ट्रंप की अगर हम बात करें तो अपने आप को शांति दूत कहते हैं कि मैं युद्ध का पक्षधर नहीं हूं, मैं हर जगह शांति लाता हूं, मैं युद्ध रुकवाता हूं। लेकिन दूसरी तरफ एक तरीके से यह कहा जा सकता है, क्या ट्रंप ने अपनी शांति दूत वाली छवि को कहीं ना कहीं अब दांव पर लगा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खुद को नॉमिनेट करने वाले इंसान है एंड ही इज अनप्रेडिक्टेबल। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम क्या ही बोले। एंड उनका यही है, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। और पीस जो वो अवार्ड के बारे में कह रहे थे, उन्होंने तो खुद को दिया है। दुनिया, मुझे नहीं लगता, आप देखिए ना, नॉट ओनली हियर, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी मुझे उन्होंने कहा भारत के साथ या कहा पीस के, वो बोलते हैं खुद ही युद्ध रुकवाया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी प्रूफ है। और अभी एक हफ्ते पहले मैम तो आपको याद होगा, ये भी कहा ट्रंप ने कि अगर मैं नहीं होता तो शहबाज शरीफ मारे तक जाते। तो दोनों तरफ से वो गेंद अपने पाले में लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका मुझे लगता है कि ट्रंप हैज बिकम अ लाइक पर्सन जिसपे अभी हंसने की ही मतलब हंसी आती है। क्योंकि कभी आपका कोई गिनती सही नहीं होता है, कभी आप बोलते हो कि इतने जेट्स उड़ा दिए, कभी आप बोलते हो कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, फिर कभी बोलते हो कि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है, कभी बोलते हैं पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है। सो उनकी बातों, बट स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट यूएस इज द सुपर पावर। ये हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जितना भी हम बोल ले। सो डेफिनेटली ट्रंप इज ऑन फायर नाउ। वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं है, और उनका एक ही मकसद होगा कि ये जो आईआरजीसी है उनको पूरा वीकेंड पूरा तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये मुश्किल है, चैलेंजिंग है। जो ट्रांसफॉर्मेशन वॉशिंगटन चाह रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना जल्दी नहीं आएगा। दो तरीका, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे, या तो इडियोलॉजिकल जो ग्रिप है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और टाइट हो जाएगा। अब देखना गिव अप कौन करता है, ये देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ईरान विल गिव अप सो इजीली। अब ट्रंप का पीस प्राइस तो वो पता नहीं कब देंगे, वो उन्हीं के लोग उन्हीं के अगेंस्ट है। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि ईरान पर जो हमला हुआ, अब जाहिर सी बात है कि तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, तो क्या अमेरिका ट्रंप को इसको लेकर माफ कर पाएगा? या अगर हम बात करें ट्रंप की, तो कहीं ना कहीं महंगाई ट्रंप के लिए बाधा या अड़चन बनती हुई नजर नहीं आ रही क्या? अगर ये सवाल आप मेरे से कर रहे हैं तो मैं जवाब में इतना कहूंगा कि बड़ी पिक्चर क्या है। बड़ी पिक्चर को समझना निहायत आवश्यक है। बड़ी पिक्चर यह है कि चाइना को सिस्टमेटिकली, स्लोली, इंक्रीमेंटली कंटेन किया जा रहा है। वेनेजुएला और ईरान के बीच में क्या है कॉमनैलिटी? ऑयल है।
क्या है और कम्युनलिटी? चाइना इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसकी 83.67% इंपोर्ट होता है हर साल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो इकोनॉमी डामाडोल पे चला जाएगा। तो वेनेजुएला का जो 20% रिजर्व है, 20% में से सिर्फ 1% को ड्रिल किया गया है अभी तक सक्सेसफुली, वो 1% में से 86% जो है चाइना में जाता है। और ईरान का ऑयल जो है सबसे स्वीटेस्ट एंड द बेस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड, उसमें से जितना ये ईरान का परसेंटेज होता है 11 से 12% पूरा विश्व में टोटल परसेंटेज, पहले वेनेजुएला, उसके बाद सऊदी अरेबिया, तीसरे में ये नंबर आता है। ये जितना भी है इसके पास, उसमें से 14% जाता है चाइना में। प्लस चाइना हैज ऑलरेडी कमिटेड $500 बिलियन का, $400 बिलियन का कमिटमेंट कर रखा है। $65 बिलियन ग्राउंड में कमिटेड है, रोड, हाईवे, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, इसके सब हाइडल पावर वगैरह वगैरह बना रहे हैं। बट बोलने का मतलब यह है कि तेल अगर रुक जाता है इसके वजह से, कहां से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर चोक कर देते हैं, आज के दिन में ब्रेंट ऑयल का जो कॉस्ट है वो है $62.03 पर बैरल। ये गेम प्लान क्या है? चाइना को तो कंटेन कर ही रहे हैं, और क्या है कोई? रशिया को तो उन्होंने बोल दिया अपना जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट 2025 में कि उनको डीप एम्ब्रेस से निकालना चाहते हैं, चाइना के एम्ब्रेस से। प्लस उसको G8 स्टेटस जो रिस्टोर करना चाहते हैं, लीडिंग इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल ऑर्डर में, इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी एम क्या है? बड़ी एम ये है कि अमेरिका में आज के दिन में उनका फेडरल रिजर्व जो है चेयरमैन और गवर्नर, ये कोई बार सामने पब्लिक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अमेरिका को एक सुपर पावर बरकरार रखने के लिए स्टेटस को, उनको स्टेडी इनफ्लो ऑफ वेल्थ आना चाहिए। स्टेडी इनफ्लो ऑफ वेल्थ के लिए 5 चीजों उन्होंने चुना है। एक है ऑयल मार्केट, दूसरा है उनका जो ड्रग मार्केट, तीसरा है फार्मास्यूटिकल मार्केट, चौथा है डिफेंस प्रोडक्ट बेचने करने वाला, पंचवा है जो रेयर अर्थ एलिमेंट। CIA उनका जो ऑफिशियल मैंडेट है, उसके पीछे छुपा हुआ हिडन एजेंडा ये, जहां जहां पे लड़ाई हो रहे, नहीं तो अलकायदा और आईसिस वाला जो वो जो जिहादी है, उसको प्रेसिडेंट बना के सीरिया में बोल रहे ही इज द हैंडसम एंड द मोस्ट बेस्ट प्रेसिडेंट गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। ये यूनुस को क्यों बांग्लादेश में भेजे थे? क्योंकि वो डिफेंस डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर 82 to 83% है, ऑल्दो मीडिया कह रहा है 72%, वो गलत है। पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान का आज के दिन में 81% मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं चाइना से। ये कहीं ना कहीं इसी केंद्रित पे है। और लास्ट पॉइंट में इन पे हाईलाइट करना चाहता हूं, शेल गैस का एक बैरल का कॉस्ट है $70, ब्रेक इवन कॉस्ट है 82, उसको उन्होंने स्लैश डाउन करके $870 लाए हैं। ब्रेंट ऑयल क्रूड का आज के दाम में $62.03 है। अगर आप ईरान और वेनेजुएला का तेल को इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में खुलासा दे देते हैं, तो ये जो बैरल, तो कुल मिलाकर सर बैरल है, एक मिनट, जस्ट वन मोर मिलिपानक, ये इट विल कम डाउन टू $20 to $30। हमारे व्यूअर्स दे विल डू गुड अगर इसको समझ जाए। $20-30 में एक बैरल अगर मिलेगा आपको क्रूड ऑयल, तो अमेरिका का शेल गैस खरीदने कौन जाएगा? ये है मेन इशू। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। इसी बीच क्योंकि हमारे साथ सुधीर सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं, सर अगर हम समझना चाहें इस पूरे ऑपरेशन में आप ड्राइवर सीट पर किसको देख पा रहे हैं? क्या अमेरिका इजराइल के कंधे पर गोली रखकर चला रहा है, या खुद यहां पर एक दूसरे को घसीट? आप मेन सीट में किसको देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ड्राइवर सीट पर अमेरिका के अलावे कोई है। अमेरिका बिल्कुल ड्राइवर सीट पे है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका में डिफरेंस करके हमको नहीं देखना चाहिए। जी जी, आप सुन रही है ना? जी, तो जी, जी, इजराइल और अमेरिका एक हैं। मैं मानता हूं विदेश नीति का विद्यार्थी होने के नाते कि इजराइल जो है अमेरिका का SP है मिडिल ईस्ट में। जो आप जिले को चलाते हैं कानून व्यवस्था में एज ए चीफ मिनिस्टर स्टेट में, तो SP देखता है नीचे, जिले का मालिक होता है, तो इजराइल नीचे मालिक है। अब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और एक और हमारी एक्सपर्ट कह रही थी, इनकी बातों में भी दम है, लेकिन थोड़ा सा मैं इत्तेफाक रखता हूं। ये देखिए, विदेश नीति कोई फैशन परस्ती नहीं है, ना ही इसमें कोई आइडियलिज्म है, ये क्रूड रियलिज्म है। अब वो सिविलाइजेशनल कंट्री है ईरान, सारा कुछ है, हम सब जानते हैं, बड़ा देश है, मध्य पूर्व का 15-16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें आधा में डेजर्ट है, आधा में खेती बस्ती, अच्छा होता है, सस्टेन कर सकता है। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट को मार करके अमेरिका ने बढ़त ले ली। साइकोलॉजिकल वॉर होता है।
तो अब हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, तो विद इन, अब हमारे डिफेंस और- एक्सपर्ट साहब बढ़िया बता रहे थे कि जी। उसमें मोसाद ने होल बना लिया और होल में मोल डाल के और जगह पे अटैक करा दिया। तो ये मोल तो अभी वहां और मौजूद है। तो जो बचे हुए लोग हैं उनको भी आप देखेंगे 2-3 दिन में खत्म कर देगा, नंबर 1। और- नंबर 2 जी। की 1989 से लेके अभी तक खुमनई चल रहे थे, तो लगभग 37-38 साल से चल रहा था। देखिए मुल्ला तंत्र था और ईरान के लोग और सऊदी अरेबिया के लोग में बेसिक डिफरेंस है। ईरान और के लोग तभी सर दो सिविलाइजेशनल तरीके की लोग हैं, तस्वीरें आ रही हैं। एक लेकिन तरफ मुल्लाबाद जो के लोग खिलाफ मातम हैं। मना रहे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो खुशी भी मना रहे हैं खामेनेई की मौत का। फिलहाल आप सब नहीं, बने रहिएगा जी। एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, सर, अभी दिसंबर जी। में उन्होंने 25,000 अपने ही लोगों की हत्या करी है खुमनई ने। हम्म। तो उसके लिए समझिए कि उनके परिवार वाले कितना खुश होंगे। बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल। दोनों पक्ष हैं।